नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट दोस्तों भारत के AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और आप सब जानते हैं कि भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसका टाइम पर डिलीवर होना। इसलिए भारत सरकार ने इसे अपने प्राइम फोकस में रखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 से 29 के बीच सामने आएगा। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी, जिसमें से उन्हें 3 के रिस्पॉन्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय दोस्तों बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए एक मॉडल पर काम कर रहा है, क्योंकि वे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस प्रोग्राम को टाइम पर एग्जीक्यूट कराने में। AMCA का डिजाइन आप सब जानते तैयार हो चुका है और इसका प्रोडक्शन 2032 से 2033 के बीच शुरू होगा। और फाइनली कहा यह जा रहा है कि इसे 2034 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। और AMCA परियोजना को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी भी मिल चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय से जो उन्हें 156 यानी कि 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है उससे वो काफी खुश हैं और ये सौदा 45,000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन अब HAL की नजर अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जिसे कि LUH कहा जाता है उसके लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिलने की उम्मीद लगाकर बैठा है। LUH जो कि एक नई जनरेशन का हेलीकॉप्टर है और ये 3 टन क्लास का हेलीकॉप्टर है, जिसे कि स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो LUH है उसे अभी तक पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं किया गया है, यानी कि प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इसके महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड सिस्टम्स है जिनका परीक्षण चल रहा है। HAL को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के भीतर सर्टिफिकेशन से मिल जाएगा, जिसके बाद इसका आगे का जो रास्ता है ऑर्डर मिलने का वो साफ हो जाएगा। और यही नहीं, HAL इस बात को लेकर भी एश्योर है कि उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो काफ़ी बढ़ेगी और उसका लक्ष्य है कि हर साल वो करीबन 30 LUH का निर्माण कर सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO ने आखिर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन की जंग में ड्रोन ने अपनी ताकत को साबित किया है। DRDO का मानना है कि इन सभी चीजों को देखते हुए अब एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता और ज्यादा मजबूत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रशिया के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम थे उन्होंने यूक्रेन के 75% ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया था, जो कि काउंटर ड्रोन मेजर्स की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि युद्ध के भविष्य में ड्रोन रोधी तकनीकें और ज्यादा मैच्योर हो जाएंगी, क्योंकि जो ड्रोन रोधी सिस्टम्स हैं वो काफी तेजी से एडवांस हो रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने व्हाइट नाइट कॉर्प्स के अग्रिम स्थानों का दौरा किया और LOC पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की पूरी जानकारी दी गई और उन्होंने सभी रैंकों की सराहना भी की और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हाल ही में भारत की काफी सारी डिफेंस कंपनी ने यूरोसेट्री 2024 में भाग लिया और इसी दौरान भारत फौज ने यूरोसेट्री 2024 में अपनी कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम जिसे कि KSSL कहा जाता है उसकी सफल भागीदारी की घोषणा की है। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस में आयोजित हुई ये जो यूरोसेट्री थी वो ग्लोबल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन था, जिसमें कि जो लीडिंग इंडस्ट्रियल प्लेयर्स थे वो शामिल हुए थे। और अब कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने कहा है कि उन्हें यहाँ से काफी फायदा मिला है। मतलब साफ है कि उन्हें एक्सपोर्ट के ऑर्डर यहाँ से मिल रहे हैं। KSSL 155 mm आर्टिलरी बनाने में प्रसिद्ध निर्माता माना जाता है। इसके अलावा कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी कि KSSL ने 70 mm से लेकर 155 mm तक के विभिन्न प्रकार के आर्टिलरी शेल्स, इसके अलावा 120 mm के मोटार बॉडी और यहाँ तक कि M107 सहित अलग अलग तरीके के जो आर्टिलरी शेल्स है उनकी पेशकश की थी यूरोसेट्री 2024 के दौरान, जो कि वहाँ पर काफ़ी पसंद की गई। KSSL की तरफ आज कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड का कहना है कि यूरोपीय देश काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनके सिस्टम्स में। बात साफ हो जाती है कि दोस्तों एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर यूरोप से कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम को मिलने जा रहा है, क्योंकि खुद भारत फौज की सहायक कंपनी ने इस यूरोसेट्री को एक सफल भागीदारी की घोषणा बताया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। 3 जुलाई 2024 को विशेष इनपुट के आधार पर BSF के जवानों ने एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया था और तलाशी अभियान के दौरान BSF के जवानों को एक संदिग्ध पैकेट के साथ एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ था। पैकेट खोलने पर इसमें 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और मैगजीन से भरे 40 राउंड भी बरामद हुए। गोला बारूद पर लगे निशान से साबित होता है कि यह पाकिस्तान में बना है। पैकेट को पीले रंग के चिपकने वाले टेप से लिपेटा गया था, लेकिन दोस्तों इस दौरान ग्लॉक पिस्टल और एमुनेशन BSF को मिला, जो कि पाकिस्तानी ड्रोन ने भारत में भेजा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी वाले वेरिएंट के लिए अब बातें काफी तेजी से चल रही हैं और बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I में ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी वेरिएंट को लगाया जाएगा। हालांकि इसका पहला परीक्षण 20 मार्च 2013 को
बंगाल की खाड़ी पर एक समर्ज प्लेटफॉर्म से इसका परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ के अनुसार मिसाइल ने 290 किलोमीटर की अपनी पूरी रेंज को हासिल किया। हालांकि दोस्तों, परीक्षण के दौरान भारतीय नौसेना के पास कोई पनडुब्बी मौजूद नहीं थी, जिसके जरिए इस परीक्षण को और ज़्यादा पुख्ता किया जाना है। आपको मैं बता दूं कि ये जो परीक्षण किया गया था पनडुब्बी संस्करण वाली ब्रह्मोस का, उसे एक समर्ज पॉन्टून से दागा गया था और यही वजह है कि ब्रह्मोस के पनडुब्बी वाले वेरिएंट को प्रोजेक्ट 75 के तहत सभी पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 8 से 9 जुलाई के बीच भारतीय प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं और इस दौरान काफ़ी सारी डील्स हो सकती हैं रशिया और भारत के बीच। कहा यह जा रहा है कि पुतिन भारत को अपने Su-57 फाइटर जेट को लेकर फिर से बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन और मोदी के बीच लॉजिस्टिक्स सप्लाई समझौते को भी शामिल किया जा सकता है और साथ ही साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट के संयुक्त विकास पर भी बातचीत शुरू हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर काम किया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेमेंट में दिक्कत इस वक्त हो रही है। हम रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से पेमेंट रुकी हुई है और हो सकता है कि इस दौरान भारत और रशिया के बीच पेमेंट का जो विवाद है वो खत्म हो जाए। हालांकि बात यहाँ पर Su-57 की हो रही है, लेकिन संभव नहीं है कि भारत इसके लिए आगे बढ़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत अब अपने AMC फाइटर जेट पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। वो बात अलग है कि अगर कोई जंग होती है तो इमरजेंसी खरीद के तहत कुछ संख्या में इन्हें शामिल ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी नौबत भारत चाहेगा कि ना ही आए। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पर भारत को चाइना और पाकिस्तान से हो रही है, क्योंकि चाइना तो अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ तो पाकिस्तान को भी इस फाइटर जेट को देने वाला है। तो चीज़ें इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए हैं और केवल भारत अगर लेगा भी Su-57 को तो वो प्रेशर में ही आके ले सकेगा। यही वजह है कि भारत को AMC पर तेज़ी से काम करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन ने एक एप्लीकेशन फाइल की है भारत सरकार के सामने, ताकि वो अपनी एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी को खोल सके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहां पर भारत के मिराज 2000, राफेल और इंडोनेशिया के 42 एयरक्राफ्ट जो भविष्य में शामिल होंगे, उनके लिए ये MRO फैसिलिटी होगी। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फ्रांस अकेला ही ये सारी चीज़ें देखेगा, यानी कि उसकी इस वेंचर में कोई भारतीय फर्म नहीं होगी। मतलब साफ है कि भारतीय पार्टनर रिलायंस इस प्रोजेक्ट में उनके साथ नहीं होगा और इस MRO फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना के 36 राफेल फाइटर जेट, नौसेना के 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और जो मैंने बताया कि इंडोनेशिया के जो 42 फाइटर जेट होंगे, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग होगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक रास्ता भारत के लिए ये भी खुलता है कि इसके ज़रिए भारत में राफेल का F4 और जो नया वेरिएंट F5 है वो भारत में बन सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना की जो लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा भी कर देगा। अगर भारत 114 MRF में राफेल फाइटर जेट को चुनता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। वहीं साफरान के M88 इंजन की जो MRO फैसिलिटी है वो हैदराबाद में खुलने वाली है। ये 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगी। साफरान की तरफ से कहा जा रहा है कि M88 इंजन का उत्पादन भी भारत में हो सकता है अगर उन्हें अच्छी संख्या में ऑर्डर मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने दोस्तों हाल ही में डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स किए हैं अपनी नई उग्रम राइफल के और इन ट्रायल्स के दौरान उग्रम को काफ़ी सुपीरियर भी माना गया। इसकी हैंडलिंग और फंक्शनैलिटी काफ़ी आसान है अमेरिकन SIG 716 की तुलना में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना में VLSR SAM का जो इंडक्शन था उसमें अब देरी हो सकती है, क्योंकि DRDO अब इसके वजन यानी कि वेट ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है इसकी वर्टिकल लॉन्च यूनिट विद कैनिस्टर एंड सबसिस्टम के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत 3 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी खोली जाएंगी तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। और आपको बता दें कि जो यहाँ पर मेन डोमेन्स हैं वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक डोमेन्स होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है अंडर वाटर लॉन्च ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल के लिए, जिसका इस्तेमाल ISR मिशन और माइन काउंटर मेजर्स के लिए किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO ने जानकारी दी है कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 ने सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 लॉन्ग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर यानी कि हेलो ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिनों का वक्त लगता है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान को विभिन्न अवरोधकों का सामना भी करना पड़ता है, जो कि इसे लक्ष्य पथ से भटका भी सकती है। इसीलिए इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमने मिशन की शुरुआत के बाद से ही 3 महत्वपूर्ण स्टेशन कीपिंग मैनूवर्स किए हैं, जिससे कि अंतरिक्ष यान का L1 के आसपास अपनी दूसरी ऑर्बिट में जो संक्रमण है वो सुनिश्चित हो गया है।
फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रक्षा मंत्रालय ने INS संकुश के मिड रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? आपके ऑप्शन है मझगांव डॉक शिप बिल्डर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर DRDO। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।